प्यारे बच्चों, आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज आप पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। आज के लेक्चर में आप एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। एनिमल टिश्यूज के बारे में आप जानेंगे। जो जनरल बातें थी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं, जो इस चैप्टर में शुरू में दे रखी हैं। टिश्यू से रिलेटेड कुछ बातें दे रखी हैं हमने, जो टिश्यू से रिलेटेड बातें हैं ये हमने शुरू में आपको समझा दिया है। वहां से उस लेक्चर में आप देख लेना। आज हम शुरू करेंगे एनिमल्स में कितने तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। एनिमल चाहे जितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो जाए, केवल 4 तरह के ही टिश्यूज होते हैं। केवल 4 तरह के। तुम्हारी बॉडी में कितने तरह के टिश्यूज होंगे? 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के अंदर? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से बनते हैं। और कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू ये मीजोडर्मल होते हैं, एम्ब्रियो के मीजोडर्म से बनते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल इन ओरिजिन और न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि एपिथेलियल और न्यूरल एक्टोडर्मल होते हैं। एपिथेलियल और न्यूरल एक्टोडर्मल है और कनेक्टिव और मस्कुलर ये मीजोडर्मल होते हैं। तो अभी शुरू करेंगे। सबसे पहले कौन सा टिश्यू है? सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियम आता है। एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियम आता है। एपिथेलियम बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू शरीर का आवरण, सबसे बाहर की लेयर बनाता है, कवरिंग बनाता है, या शरीर की लाइनिंग यानी दीवार बनाता है। लाइनिंग कहते हैं वॉल। तो एपिथेलियल टिश्यू ये एक तरह से शरीर की दीवार बनाता है, बाहरी दीवार। ये बाहर से भी हो सकता है और अंदर की दीवार भी बनाता है। जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर की दीवार भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। जैसे आप देखो, जैसे आप कहोगे फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार भी किसकी बनी होगी? एपिथेलियल। तो ये दीवारें बनाता है। सबसे बाहरी दीवार भी बना सकता है और सबसे अंदर की दीवार भी। तो एक तरह की ये कवरिंग है, कवरिंग बाहर और अंदर से कवरिंग करता है। तो एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू को बनाता है, या ऐसा कह लो एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियम आता है। एपिथेलियल टिश्यू एक कवरिंग बनाता है या लाइनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की वॉल बनाता है। आउटर वॉल भी बनाता है यह और इनर वॉल भी बनाता है। एपिथेलियल सेल्स कैसी होती हैं? एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, बहुत करीब करीब होती हैं। एपिथेलियल सेल्स बहुत करीब करीब होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, ये करीब करीब होती हैं। और इन सेल्स के बीच में बहुत ही कम मात्रा में होता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। कोशिकाओं के बीच में भरा रहता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये जो लेकिन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है ये बहुत कम होता है, क्योंकि सेल्स करीब करीब होती हैं। सेल्स करीब करीब होती हैं।
तो एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो करीब करीब होती हैं, बहुत ही कम मात्रा में कोशिकाओं के बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, ये बहुत कम होता है। एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। दोनों में एक बेसिक अंतर है। सिंपल एपिथेलियम एक लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम में कितनी लेयर होती हैं? एक लेयर होती है। और कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर होती हैं। सिंपल एपिथेलियम में एक लेयर होती है, सिंगल लेयर, और कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर होती हैं। इतना पहले जानो। एपिथेलियम बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक तरह की कवरिंग है, या कह लो लाइनिंग ऑफ द बॉडी। ये एक तरह की दीवार बनाता है, बाहरी दीवार और भीतरी दीवार, कवरिंग बनाता है या लाइनिंग बनाता है, लाइनिंग बोलते हैं, वॉल बनाता है। एपिथेलियल सेल्स बहुत करीब करीब होती हैं और बहुत कम होता है, लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सिंपल एपिथेलियम में एक लेयर होती है, कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम एक लेयर से बना होता है, सिंगल लेयर का होता है, एक लेयर का बना होता है। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये दीवार बनाता है, लाइनिंग कहते हैं वॉल, आउटर वॉल या इनर वॉल कह लो। ये दीवार बनाता है, लाइनिंग बनाता है किसकी? बॉडी कैविटी की दीवार, देह गुहा की दीवार। बॉडी कैविटी मतलब देह गुहा, ये बॉडी कैविटी की दीवार। ये डक्ट्स, डक्ट्स में तुमने सुना होगा फैलोपियन डक्ट, उसके अंदर की दीवार भी बनाता है। और ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब कह लो, पैनक्रियाटिक डक्ट कह लो। पैनक्रियाटिक डक्ट है सलाइवरी डक्ट। हालांकि ये पैनक्रियाटिक डक्ट और सलाइवरी डक्ट में तुम्हें कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगा, लेकिन ये जो सिंपल एपिथेलियम है ये बॉडी कैविटीज की दीवार बनाता है। कुछ डक्ट है उनकी दीवार बनाता है। और जैसे आपका डक्ट में आप वहां पहुंच जाओ, डक्ट में आप सलाइवरी डक्ट में तो कंपाउंड एपिथेलियम अंदर की दीवार है, और पैनक्रियाटिक डक्ट में भी कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगा क्योंकि वहां से एंजाइम्स गुजरते हैं। तो अभी बताता हूं, ये डक्ट की दीवार पे और ट्यूब, ये डक्ट और ट्यूब की दीवार पे। जैसे डक्ट का मतलब जैसे नलिकाएं होती हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल की दीवार पे मिलेगा ये। फैलोपियन ट्यूब की दीवार पे मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पे मिलेगा। हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर की दीवार पे भी होता है, एक तरह की डक्टी तो है वो। और फैलोपियन ट्यूब के दीवार अंदर की दीवार पे मिलता है। तो सिंपल एपिथेलियम एक लेयर का बना होता है और ये बॉडी कैविटीज की दीवार बनाता है। बॉडी कैविटीज की दीवार बनाता है, ये डक्ट्स और ट्यूब्स की दीवार भी बनाता है। यहां पर अभी मत याद करना, आगे एग्जाम्पल याद करना है। जो हम बोलेंगे उसको तुम एग्जाम्पल खास करके याद जरूर करना है, एग्जाम्पल से सवाल बहुत आते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम दो या दो से ज्यादा लेयर का बना होता है। सिंपल एपिथेलियम एक लेयर का बना है, कंपाउंड एपिथेलियम दो या दो से ज्यादा लेयर का बना होता है। और ये इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन लाइक स्किन, स्किन की सुरक्षा करता है, हमारी स्किन में पाया जाता है और स्किन की सुरक्षा करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स में कौन कौन से स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होते हैं? सेल में रूपांतरण के हिसाब से सिंपल एपिथेलियम तीन तरह का होता है। सिंपल एपिथेलियम तीन तरह का होता है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। सिंपल एपिथेलियम कोशिकाओं में जो रूपांतरण होते हैं मॉडिफिकेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से सिंपल एपिथेलियम तीन तरह का होता है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर।
तो एपिथेलियल टिश्यू में कितने तरह का एपिथेलियम होता है? दो तरह का, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? दोनों में सिंपल एपिथेलियम एक लेयर का बना होता है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा लेयर के बने होते हैं। सिंपल एपिथेलियम बॉडी कैविटीज, डक्ट और ट्यूब की दीवार पे होता है। ये अंदर की दीवार पे होता है, बाहर की दीवार पे भी हो सकता है। कंपाउंड एपिथेलियम ये बेसिकली स्किन में पाया जाता है, वहां पर भी है, और ये इसकी सुरक्षा करता है। कंपाउंड एपिथेलियम और जगह भी होता है, भी हम याद कराएंगे आपको। स्किन की सुरक्षा करता है। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से सिंपल एपिथेलियम तीन तरह का होता है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर, ये सिंपल एपिथेलियम के तीन टाइप हैं। पहले है स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये एक लेयर का बना होगा, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल में एक ही लेयर होती है, तो सभी में एक ही लेयर होगी। ये सिंगल थिन लेयर का बना होता है, बहुत पतली लेयर होती है, और सेल्स जो होती है चपटी होती हैं। ये का पतली लेयर का होता है, सेल्स चपटी होती हैं, और उनके किनारे जो होते हैं इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। सेल्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी, इररेगुलर। तो ये चपटी कोशिकाओं का बना है, और उनकी जो बाउंड्रीज है वो इररेगुलर है। बाउंड्रीज कैसी हैं? इररेगुलर है। ये कहां पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स की दीवार पे होता है। ब्लड वेसल्स में जैसे समझ लो कैपिलरीज, ये रुधिर केशिकाओं की दीवार पे होता है। ब्लड वेसल जैसे कैपिलरीज, रुधिर वाहिकाओं जैसे कैपिलरीज यानी केशिकाओं की दीवार पे होता है। और ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक्स को कहते हैं एल्वियोलाई। लंग्स के एयर सैक्स क्या कहलाते हैं? तो ये एल्वियोलाई की दीवार पर भी होता है, लंग्स के एल्वियोलाई की दीवार, तो इसको हाईलाइट कर लेना। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, और उनकी बाउंड्रीज इररेगुलर होती हैं। और ये जो है ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स की दीवार पे, या कह लो ब्लड कैपिलरीज की दीवार पर, और एयर सैक्स, लंग्स के एयर सैक्स की दीवार पर। एयर सैक्स का मतलब एल्वियोलाई की दीवार पर, फेफड़ों में जो एल्वियोलाई होते हैं उनकी दीवार पर। चूंकि इतना पतला होता है, ये बहुत पतला होता है, फ्लैट चपटी कोशिकाओं का बना है। एक तो एक लेयर है और ऊपर से चपटी कोशिकाएं हैं, तो ये बहुत पतला होता है। इसके आर पार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके आर पार चली जाती हैं। लंग्स के एल्वियोलाई की दीवार पे है, तो लंग्स के एल्वियोलाई में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वियोलाई में आ जाती है, और लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। तो ये इसके आर पार गैसेस जा सकती हैं। तो ये लंग्स के एल्वियोलाई की दीवार पर है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके आर पार जा सकता है क्योंकि बहुत पतला है। ये रुधिर केशिकाओं की दीवार पर भी है, और यहां से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, यहां से भी गैसेस का आदान प्रदान हो जाता है, क्योंकि रुधिर केशिकाओं की दीवार पर है, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स की वॉल पर है, और काफी पतला है। इसके आर पार गैसेस जा सकती हैं। गैसेस के अलावा ग्लूकोज वगैरह भी इसके आर पार जा सकता है। तो ये एक तरह की डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। तो स्क्वामस एपिथेलियम ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। ये सिंपल एपिथेलियम है, एक लेयर का बना है, सेल्स चपटी हैं, और उनके किनारे इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं। ये इतना पतला है कि इसके आर पार चीजें चली जाती हैं। तो ऐसी जगह पाया जाता है जहां से आदान प्रदान चलता होगा, जैसे ब्लड कैपिलरीज।
ब्लड कैपिलरीज की दीवार पे होता है। तो ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन और ग्लूकोज डिफ्यूजन के द्वारा सेल्स में आ जाता है, क्योंकि बहुत पतला है। और ये लंग्स के एल्वियोलाई की दीवार पर भी है। लंग्स के एल्वियोलाई की दीवार से क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो ये बनाता है डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री आ सकता है। एक तो एग्जांपल को हाईलाइट कर लेना, ये स्क्वामस एपिथेलियम कहां पाया जाता है और ये करता क्या है? ये डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब इसके आर पार गैसों का विसरण, चीजों का विसरण हो जाता है। इतना पतला होता है, इसके आर पार चीजें जा सकती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, आर पार गैसेस वगैरह जा सकती हैं। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। तो स्क्वामस एपिथेलियम में तुमने क्या जाना? अगर तुमसे सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में पूछा जाए, तुम कहोगे ये एक तरह का सिंपल एपिथेलियम है, एक लेयर का बना होता है, सेल्स चपटी चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं और इरेगुलर बाउंड्रीज हैं। ये पाया जाता है ब्लड वेसल की दीवार पे और लंग्स के एयर सैक्स यानी एल्वियोलाई की दीवार पे पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसके आर पार गैसेस जा सकती हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। कैसी बाउंड्री बनाता है? डिफ्यूजन बाउंड्री। इसको देखो जरा, स्क्वामस एपिथेलियम काफी पतला होता है, एक लेयर का बना है। सेल्स की देखो आउटलाइन कैसी इरेगुलर है, सेल्स चपटी होती है, फ्लैट होती है और बाउंड्री इनकी कैसी देख रहे हो? सेल्स की जो बाउंड्री है वो इरेगुलर है। कैसी है? इरेगुलर बाउंड्री। और चपटी सेल्स का बना है स्क्वामस। कैसा है? एकदम चपटा, इसके आर पार चीजें जा सकती हैं। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिंपल एपिथेलियम में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसकी सेल्स क्यूब जैसी होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स कैसी होती हैं? क्यूब जैसी होती हैं। क्यूब देखा ही होगा, जैसे लूडो का पासा होता है, डाइस। इसकी सेल्स क्यूबिकल होती, क्यूब जैसी होती हैं। ये कहां पाया जाता है? फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। ये ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होता है। अभी तुमने किडनी का नेफ्रॉन तो पढ़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये जानते होगे शायद कि किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। किडनी के नेफ्रॉन में एक प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर होता है लूप ऑफ हेनले, फिर होता है लूप ऑफ हेनले, फिर होता है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर होता है कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके का होता है ये किडनी का एक नेफ्रॉन है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट का मतलब ये पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डीसीटी में होता है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दोनों को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी का मतलब क्या हो गया? पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। पीसीटी को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में है। और डीसीटी को कहते हैं डिस्टल यानी बाद वाला। पहले वाला प्रॉक्सिमल हो गया, ये पहले वाला, ये बाद वाला डिस्टल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स यानी पीसीटी और डीसीटी में होता है। पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है।
यहां पर मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के अंदर की दीवार बनाता है। लेकिन जो पीसीटी वाला जो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसमें माइक्रोविलाई भी होते हैं। उसमें क्या होते हैं? उसमें माइक्रोविलाई भी होते हैं। तो जो पीसीटी का क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसमें आपको क्या मिलते हैं? उसमें माइक्रोविलाई भी मिलते हैं। ऐसे ये, इनको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहा जाता है इनको। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये सिंपल एपिथेलियम है, एक लेयर का बना होगा। सेल्स कैसी होती? यहां पर तो फ्लैट थी, स्क्वामस की सेल्स फ्लैट थी, यहां क्यूब लाइक है। कैसी हैं? क्यूब लाइक हैं। ये ग्लैंड्स जो होती है उनकी डक्ट्स में, नलिकाओं की दीवार पे होता है। लेकिन तुम्हें याद क्या करना है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी का नेफ्रॉन, ये हमने बनाया है नेफ्रॉन। ये किडनी का एक नेफ्रॉन है। किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होता है ये ट्यूबुलर पार्ट, यानी पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। लेकिन जो पीसीटी वाला जो होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो पीसीटी के अंदर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है, किडनी के नेफ्रॉन के पीसीटी के अंदर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं माइक्रोविलाई। इसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर। जब तुम उधर पढ़ोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये माइक्रोविलाई अंदर का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं से होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब जो बहुत सारी चीजें छन करके ब्लड से टिब्यूल में आ जाती हैं, वो टिब्यूल से वापस ब्लड में चली जाती हैं। नेफ्रॉन के टिब्यूल से वापस ब्लड में जाना रीएब्जॉर्प्शन है। ये वहां पे सीख लेना, अभी मत जानो, अभी थोड़ा सा बता दिया। तुम इतना जानो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम क्यों है, जरा बताओ। क्योंकि एक लेयर का बना, क्योंकि एक लेयर का। यहां पे सेल्स कैसी हैं? सेल्स हो भैया, क्यूब जैसी सेल्स पाई जाती है। ये ग्लैंड्स की डक्ट से अंदर होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आ चुका है नीट में। और जो पीसीटी का क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसमें माइक्रोविलाई भी होते हैं, उसमें माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं। तो इसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसकी वजह से अंदर का सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है और यहां पर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड, तो बहुत सारी चीजों का ये श्रावण करता है और बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो जब हम एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो हम तुमको बताएंगे पीसीटी और डीसीटी दोनों सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। दोनों क्या करते हैं? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर भी एक सिंपल एपिथेलियम है और एक लेयर का बना होगा, लेकिन यहां की सेल्स लंबी और पतली होती है। यहां की सेल्स थोड़ी अलग तरह की है। सेल्स टॉल होती है, लंबी, और स्लेंडर का मतलब पतली। तो ये लंबी लंबी पतली पतली कोशिकाओं से बना होता है। ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल
ये लंबी और पतली कोशिकाओं से बना होता है। न्यूक्लियस बीच में नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नीचे होते हैं, बेस पर। कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहां होते हैं? एट बेस, आधार पे होते हैं। न्यूक्लियस आधार पे होते, नीचे होते, बीच में यहां नहीं होते, नीचे होते। इनके फ्री सरफेस पे आपको माइक्रोविलाई मिलेंगे। फ्री सरफेस पे क्या होंगे? माइक्रोविलाई होते हैं। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार पे होता है। लाइनिंग का मतलब दीवार। ये स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार पे है। माइक्रोविलाई होने से अंदर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जो पचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड फूड, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद होती है। तो ये एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ा देता है, ये जो माइक्रोविलाई होते हैं। तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम ये एक तरह का सिंपल एपिथेलियम है, एक लेयर का बना होता है। सेल्स लंबी और पतली होती हैं, टॉल एंड स्लेंडर, और न्यूक्लियाई नीचे की तरफ होते हैं, बेस पर होते हैं। इनकी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। कॉल्यूमनर एपिथेलियम ये तुम्हारे स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार बनाता है, लाइनिंग। माइक्रोविलाई होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से भोजन के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। इंटेस्टाइन के खासकर, इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, तो भोजन के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। इसका भी काम वही है। ये जो काम क्यूबॉइडल का है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो इसका भी काम है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अरे स्टमक के अंदर की दीवार पर है, अंदर की दीवार सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन हो गया। स्टमक के, पेट के अंदर की दीवार जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है, जिसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं, पेप्सिन वगैरह, तो सिक्रीशन हो गया। क्या हो गया? सिक्रीशन। इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार पर भी है, अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि जो भोजन डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब हो जाए। भोजन एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन की दीवार से एब्जॉर्ब हो जाता है, और इंटेस्टाइन की दीवार में ये वाला एपिथेलियम है, कॉल्यूमनर। माइक्रोविलाई अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इंटेस्टाइन की दीवार से में इंटेस्टाइनल जूस भी तो सिक्रेट होता है। इंटेस्टाइन की दीवार से इंटेस्टाइनल जूस भी निकलता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। तो बहुत डिटेल मत जाओ, इतना ध्यान रखना कि कॉल्यूमनर एपिथेलियम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करता है, सिक्रीशन और, तो दोनों देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये और कॉल्यूमनर एपिथेलियम दोनों ही सिंपल एपिथेलियम है, दोनों एक लेयर के बने होते हैं। क्यूबॉइडल की सेल्स जो होती क्यूब जैसी होती हैं, और कॉल्यूमनर की सेल्स कैसी होती हैं? टॉल एंड स्लेंडर, लंबी और पतली होती हैं, और न्यूक्लियस नीचे होते हैं, बेस पर होते हैं। जो फ्री सरफेस होती है उस पे माइक्रोविलाई भी होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड्स की डक्ट की दीवार पे होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट यानी पीसीटी और डीसीटी में नजर आता है। जो पीसीटी का क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसमें माइक्रोविलाई भी होते हैं, जो एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है? पीसीटी से ही होता है। कॉल्यूमनर एपिथेलियम तुम्हारा स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवार पे पाया जाता है। क्यूबॉइडल हो चाहे वो कॉल्यूमनर, दोनों के सेम फंक्शन है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉल्यूमनर किसकी दीवार पे है? स्टमक और इंटेस्टाइन, अंदर वाली दीवार पे। दोनों के फंक्शन है, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर दोनों के फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों ही सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है, ये ध्यान रखना। इसके फोटो ले लो। या बहुत तेजी से बना लिया करो हमारे साथ ही साथ। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एमबीबीएस जब करने जाओगे ना तो वहां बहुत स्पीड होती है पढ़ाने की। स्मार्ट बोर्ड वहां पर भी है। तो सिंपल एपिथेलियम कितने तरह का हो गया जरा बताओ? 3 तरह का, स्क्वामस,
क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। इनमें से कौन सा एपिथेलियम है जिसकी सेल्स फ्लैट है विद इरेगुलर बाउंड्रीज? सेल्स फ्लैट है, इरेगुलर बाउंड्रीज है। क्यूबॉइडल की क्यूब लाइक सेल्स होती है, कॉल्यूमनर की टॉल और स्लेंडर सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस नीचे की तरफ होते हैं और फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई है। ये ध्यान रखना। स्क्वामस एपिथेलियम काफी पतला होता है और ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमनर ये सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्क्वामस एपिथेलियम रुधिर केशिकाओं ब्लड वेसल्स की दीवार पर है और लंग्स के एल्वियोलाई की दीवार पर है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंड्स के डक्ट्स के अंदर की दीवार, लेकिन इंपॉर्टेंट है किडनी के ट्यूबुलर पार्ट यानी पीसीटी और डीसीटी में पाया जाता है। और कॉल्यूमनर इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार पे होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। डायग्राम देखो इनका, ये अब इसमें देखो, ये तुम्हारा स्क्वामस है, सेल्स चपटी चपटी है। ये है क्यूबॉइडल, सेल्स क्यूब जैसी हैं। और ये है कॉल्यूमनर, सेल्स लंबी लंबी है और न्यूक्लियाई अक्सर बेस पे होते हैं, अक्सर नीचे होते हैं बेस पे। सेल्स टॉल होती हैं इसकी, कॉल्यूमनर की। तो ये स्क्वामस हो गया, वो क्यूबॉइडल हो गया और ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ये तीनों ही सिंपल एपिथेलियम होते हैं। कितनी लेयर के बने होंगे? ये सिंगल लेयर के बने होते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम दो तरह का होता है। क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम दो तरह का होता है, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम दो तरह के हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम में फ्री एंड पे सीलिया होते हैं। ऐसा क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, जिसकी फ्री सरफेस पे सीलिया होते हैं, उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इसकी फ्री सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? इसके फ्री सरफेस पे सीलिया मिलेंगे, सीलिया मिलते हैं, फ्री सरफेस पे सीलिया मिलेंगे। ये हो गया सिलिएटेड एपिथेलियम। तो एज क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम दो तरह के हैं, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। सिलिएटेड की जो सेल्स होती हैं, इनके फ्री एंड पे सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया होने से फायदा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना, फंक्शन इसका। सीलिया क्या करते हैं? टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये किसी पार्टिकल या म्यूकस को विशेष दिशा में मूव कराते हैं, ये सीलिया। जैसे तुम खाना खा रहे हो, खाना खाते समय बुजुर्ग कहते हैं कि बातें मत करो, लेकिन तुम बातें करते हो खाना खाते समय, तो खाना सांस की नली में चला जाता है, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में आ जाता है। ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल में खाना चला गया, तो इनकी अंदर की दीवार पे सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर की दीवार पे क्या है? सिलिएटेड। जो खाना अंदर चला गया है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये किसी भी पार्टिकल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ये सीलिया। या तुम्हारे विंड पाइप के अंदर बलगम फंस गया, म्यूकस, तो उसको भी बाहर निकालने में ये सीलिया मदद करते हैं। तो ये सीलिया स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स और म्यूकस का मूवमेंट कराते हैं। अगर तुम्हारे विंड पाइप, ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल्स में कोई भोजन का पार्टिकल चला गया, तुम बात कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे, बात भी कर रहे थे, तो भोजन का पार्टिकल अक्सर चला जाता ना, तुम खांसने लगते हो। तो कोई भोजन का पार्टिकल अगर चला गया तो ये जो सीलिया होते हैं, ये उस भोजन के पार्टिकल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस फंसा है तो ये सीलिया उसे बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया होते हैं वो किसी पार्टिकल या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। कहां पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत पूछा गया है।
मेनली प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। ये खोखले ऑर्गन के अंदर की दीवार बनाते हैं। ये खोखले ऑर्गन्स के अंदर की दीवार बनाते हैं। जैसे ये हमारे खोखले ऑर्गन है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स अंदर से खोखले, ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स ये अंदर से खोखले होते हैं। इसके अंदर की दीवार पे पाया जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिया क्या करते हैं? ये किसी भी पार्टिकल को या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये ब्रोंकियोल्स की दीवार पे है, लंग्स के ब्रोंकियोल्स की दीवार, जिन्हें हम विंड पाइप वगैरह कहते हैं, विंड पाइप। और ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पे भी है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पे सीलिएटेड एपिथेलियम है। वहां पे क्या करेगा? ये ओवम, ओवम जो अंडा होता है, एग, उसका मूवमेंट कराता है। जो एग होते हैं, जो फीमेल गैमीट यानी एग होते हैं, वो चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, उनका मूवमेंट कराता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पर सीलिएटेड एपिथेलियम ओवा यानी एग का मूवमेंट कराता है। ये ओवा यानी एग मूव करके जाएंगे एम्पुला में। फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट है, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब हम आगे बताएंगे। तो इतना ध्यान रखना, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पे है। फीमेल गैमीट का मूवमेंट कराता है। किसका? फीमेल गैमीट का मूवमेंट कराता है। तो ये मूवमेंट ऑफ फीमेल गैमीट, मूवमेंट ऑफ एग कह लो या फीमेल गैमीट। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पर जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, वो एग यानी फीमेल गैमीट का मूवमेंट कराता है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम कैसे पहचानोगे? इसके फ्री एंड पे सीलिया दिखेंगे। इसके फ्री एंड पे क्या दिखेंगे? सीलिया दिखते हैं। माइक्रोविलाई अलग होते हैं, सीलिया अलग होते हैं, ध्यान रखना। ये सीलिया है। क्या है ये? इनके फ्री एंड पे सीलिया तुम्हें नजर आते हैं। ये सीलिया किसी भी पार्टिकल को या म्यूकस वगैरह को विशेष दिशा में मूव कराने में, या भोजन वगैरह फंस गया सांस की नली में, उसको बाहर निकालने में, बलगम फंस गया उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये पाए जाते हैं हॉलो ऑर्गन्स, खोखले, खोखले जो ऑर्गन है जैसे विंड पाइप वगैरह, ब्रोंकियोल्स, उनके अंदर की दीवार पे पाया जाता है, अंदर की सतह पर। खोखले ऑर्गन के अंदर की सतह यानी उसकी दीवार बनाता है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार भी बनाता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार भी बनाता है। यह है सीलिएटेड एपिथेलियम। दूसरा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ये स्पेशल टाइप का एपिथेलियम है। ये बेसिकली सिक्रीशन के लिए होता है, दैट गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। इसका केवल काम है सिक्रीशन करना। ये सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, विशेष रूप से सिक्रीशन के लिए बना है। इसका फंक्शन है सिक्रीशन। इसका फंक्शन तुमने क्या देखा था सीलिएटेड का? ये सीलिया स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्टिकल्स या म्यूकस का मूवमेंट कराते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सिक्रीशन के लिए होते हैं। ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में एग्जांपल दे रखा है गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में होती है हमारी, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं हमारे गॉबलेट सेल्स। हमारी आहार नाल में होती हैं, आहार नाल की दीवार पे होती हैं गॉबलेट सेल्स। ये यूनिसेलुलर होती हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये अलग अलग, अकेले अकेले पड़ी रहती हैं। एक गॉबलेट सेल इधर पड़ी, एक गॉबलेट सेल इधर पड़ी, आइसोलेटेड रहते हैं। तो यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर गॉबलेट सेल्स। एलिमेंट्री कैनाल तो लिख रखा है आगे, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एक तरह का ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है, यहां पर लिख रखा है एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान रखना। सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड होती है। गॉबलेट सेल यूनिसेल्यूलर होती है और सलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेल्यूलर है। कैसी है? मल्टी सेल। तो दो तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में,
यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में गॉबलेट सेल्स हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है उसकी दीवार पे, और मल्टी सेल्यूलर में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती हैं? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं सलाइवा का, लार, ये सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। गॉबलेट सेल सिक्रीशन करती है म्यूकस का, किसका? म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। गॉबलेट सेल आ चुका है, और ये ध्यान रखना। तो क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम दो तरह का है, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। नाम से ही जाहिर है, सिलिएटेड में जो सेल्स होती हैं उसके फ्री एंड पे क्या होंगे? सीलिया। ग्लैंड्यूलर भी ग्लैंड्यूलर ग्लैंड्स के रूप में होता है, और इसका काम सिक्रीशन है। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये सिक्रीशन करती हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? ये किसी भी पार्टिकल या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का काम है सिक्रीशन। क्या काम है? सिक्रीशन। सिलिएटेड एपिथेलियम हॉलो ऑर्गन, खोखले ऑर्गन के अंदर की सरफेस यानी अंदर की दीवार बनाता है, जैसे ब्रोंक्यूल्स के अंदर की दीवार और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर की दीवार। ब्रोंक्यूल्स हमारे विंड पाइप्स हैं। ये कोई पार्टिकल अगर फंस जाता है या म्यूकस फंस जाता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये सीलिया जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर की दीवार पे सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये पार्टिकल्स और म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। और फैलोपियन ट्यूब की दीवार पे भी अंदर की दीवार पे सिलिएटेड एपिथेलियम, ये एग यानी फीमेल गैमेट का मूवमेंट कराता है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। यूनिसेल्यूलर में गॉबलेट सेल्स, ये अलग अलग पाई जाती हैं, अकेले अकेले आइसोलेटेड हैं, और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। और मल्टी सेल्यूलर में आती हैं सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन करती हैं सलाइवा का। साथ ही साथ कर लो, नहीं तो फिर हटा देंगे, जल्दी करो, ये साथ ही साथ करो। हो गया? तो इसको देख लो एक बार, इनके डायग्राम भी। ये तुम्हारा सिलिएटेड एपिथेलियम, फ्री एंड पे सीलिया है। फ्री एंड पे क्या है? फ्री एंड पे सीलिया नजर आ रहा है। सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया दिख रहा है। ग्लैंड्यूलर में देखो कितने तरह की ग्लैंड्स हैं? दो तरह की ग्लैंड्स हैं, यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में तुम्हारी आती है गॉबलेट सेल, ये सॉरी, यूनिसेल्यूलर में तुम्हारी ये है गॉबलेट सेल। एक इधर पड़ी, कहीं और मिलेगी आगे, आगे आइसोलेटेड है। ये यूनिसेल्यूलर है गॉबलेट सेल्स। किस चीज का सिक्रीशन करती है? ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे। ये है तुम्हारी मल्टी सेल्यूलर। ये जो है कौन सी है? ये मल्टी सेल्यूलर है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी है ये मल्टी सेल्यूलर सलाइवरी ग्लैंड है, और ये सलाइवा का सिक्रीशन करती है, सलाइवा का सिक्रीशन करती है। तो ये ध्यान रखना, ये यूनिसेल्यूलर गॉबलेट सेल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ये मल्टी सेल्यूलर सलाइवरी ग्लैंड है, और ये सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। आगे देखते हैं। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दो तरह का होता है, या ऐसे कह सकते हो ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कह लो या ग्लैंड्स कह लो, ये दो तरह की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होती, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती, दोनों में एक अंतर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, स्रावण, ये नलिकाओं के जरिए आगे आते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन सीधे ब्लड में आते हैं, इनमें नलिकाएं नहीं होती। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं, स्रावण, वो नलिकाओं के जरिए शरीर के भागों में जाते हैं, इनमें डक्ट्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं वो सीधे ब्लड के अंदर आते हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती।
तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड अक्सर ब्लड में डूबी रहती हैं, इनके सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में आते हैं, डायरेक्टली ब्लड में आ जाते हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है इनको हार्मोन्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन, हार्मोन के अलावा हमारी बॉडी में जो भी सिक्रीट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन है, और बाकी चीजें जो हमारे शरीर में सिक्रीट होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं, जैसे म्यूकस हो गया, जैसे सलाइवा हो गया, जैसे ईयर वैक्स हो गया, कान का मैल तुम्हारा, ऑयल हो गया, शरीर की त्वचा पे ऑयल होता है, सीबेशियस ग्लैंड, मिल्क, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम से इंटेस्टाइनल ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो हार्मोन के अलावा अगर किसी भी चीज का सिक्रीशन दे रखा है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाएंगी। कौन बनाएंगे? तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में दो अंतर बताओ। एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं वो नलिकाओं के जरिए आते हैं, पाइपलाइन होती है, नलिकाओं के जरिए आगे पहुंचते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन सीधे ब्लड में आते हैं, इनमें डक्ट यानी नलिकाएं नहीं होती, तो अक्सर एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में डूबी रहती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन सब कुछ हो सकते हैं, ये शरीर में सारी चीजें स्रावित करती हैं हार्मोन के अलावा। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन हार्मोन्स हैं, क्या है ये? हार्मोन्स कहलाते हैं। अब जरा देखो, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। हार्मोन्स सीधे उस फ्लूइड में गिरा दिए जाते हैं जिसमें वो एंडोक्राइन ग्लैंड डूबी हुई है, और अक्सर ये बेदिंग फ्लूइड ब्लड हो सकता है या लिम्फ भी हो सकता है, लिम्फ। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन सीधे ब्लड में गिरते हैं और ये ब्लड में डूबी रहती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। बेट का मतलब डूबी रहती हैं। तो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड यानी फ्लूइड में आते हैं जिसमें वो ग्लैंड डूबी रहती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड तीन तरह की होती हैं, इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन मेरे कहने से इतना याद कर लेना। एक्सोक्राइन ग्लैंड तीन तरह की होती हैं, होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनकी सेल्स जो हैं सिक्रीशन के दौरान पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। इनकी सेल्स सिक्रीशन के बाद नष्ट होने लग जाती हैं। होलो का मतलब कंप्लीट, पूरी कोशिका सिक्रीशन के दौरान नष्ट हो जाती हैं। जैसे सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड हमारे चेहरे पर स्किन पे होती हैं, ऑयल यानी तेल बनाती हैं, तेल, तो हमारी त्वचा ऑयली हो जाती है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये नष्ट हो जाती हैं, तो त्वचा सूखी हो जाती है, ऑयली नहीं रह पाती फिर। तो होलोक्राइन ग्लैंड एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सिक्रीशन के दौरान पूरी सेल्स नष्ट हो जाती हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो हमारे फेस की स्किन पे होती हैं, ये इसका एग्जांपल है। मीरोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड में सेल्स नष्ट नहीं होती, सेल्स इंटैक्ट रहती हैं, सेल्स का कोई नुकसान नहीं होता। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा बूढ़े हो जाओ तब भी निकलता रहेगा, नष्ट नहीं होती। इनमें सेल्स जो होती हैं हमेशा बनी रहती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड में सेल्स के ऊपरी हिस्से नष्ट हो जाते हैं, सेल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा नष्ट हो जाता है। जैसे मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड मिल्क का सिक्रीशन करती है, एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन में कौन सा टाइप है? एपोक्राइन है। एपोक्राइन का मतलब सेल के ऊपरी हिस्से नष्ट हो जाते हैं। तो मेमरी ग्लैंड के शेप जो होते हैं दूध पिलाने के बाद बच्चे को चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इनमें जो सेल्स हैं उनके ऊपरी हिस्से नष्ट होते हैं। और कुछ मदर जो फिगर कॉन्शियस होती हैं, अपने शरीर की फिगर,
तो वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है अपना, वो पाउडर वाला दूध पिलाती है ताकि उनका मेमोरी ग्लैंड का शेप ना खराब हो। एपोक्राइन ग्लैंड्स में जो सेल्स हैं उनके ऊपरी हिस्से खराब होने लगते हैं। मेमोरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। अब इसका कॉन्सेप्ट मत याद करना जो हमने तुम्हें बताया, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लेना। तो ग्लैंड्स कितने तरह की? फाइनली देखो, ग्लैंड्स दो तरह की है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस कहलाते हैं हार्मोन। हार्मोन के अलावा सारी चीजें जो सिक्रीट होती हैं, चाहे वो म्यूकस हो, सलाइवा हो, ईयर वैक्स हो, ऑयल हो, मिल्क हो, डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन के अलावा जो कुछ भी सिक्रीशन होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन सीधे ब्लड में आते हैं, इनमें डक्ट नहीं होती, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन डक्ट के जरिए, नलिकाओं के जरिए आगे जाते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं, जिसमें वो एंडोक्राइन ग्लैंड डूबी रहती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड तीन तरह के, होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। होलोक्राइन में पूरी सेल नष्ट हो जाती है सिक्रीशन के दौरान, सेबेशियस ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। मीरोक्राइन में सेल्स नष्ट नहीं होती, बनी रहती हैं, सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। एपोक्राइन में सेल्स के ऊपरी हिस्से नष्ट होते हैं, थोड़ा सा पाँच, मेमोरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। कर ले जाओगे? तो अभी तुमने क्या क्या देखा? एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का होता है, कौन कौन सा? सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड। हमने सिंपल एपिथेलियम शुरू किया। सिंपल एपिथेलियम एक लेयर का बना होता है, सिंगल लेयर का, और ये तीन तरह का होता है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। स्क्वामस की सेल्स फ्लैट हैं, इररेगुलर बाउंड्रीज। क्यूबॉइडल की सेल क्यूब जैसी हैं और कॉल्यूमिनर की सेल टॉल एंड स्लेंडर है, लंबी और पतली है, न्यूक्लियाई बेस पर है, न्यूक्लियाई बेस पर, और फ्री एंड पे माइक्रोविलाई भी होते हैं। जो स्क्वामस एपिथेलियम, इसका काम क्या बताया था? ये बहुत पतला है, ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। क्या बनाता है? डिफ्यूजन बाउंड्री। ये ब्रोंक्यूल्स यानी हॉलो ऑर्गन के अंदर की दीवार, जैसे ब्रोंक्यूल्स के अंदर की दीवार और फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार बनाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये तुम याद कर लेना, किडनी के नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट यानी पीसीटी और डीसीटी में होता है, और पीसीटी वाले में तो माइक्रोविलाई भी होते हैं। ब्रश बॉर्डर याद कर लेना। क्यूबॉइडल का काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और। कॉल्यूमिनर तुम्हारा स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार पे है, इसमें माइक्रोविलाई होते हैं जो अंदर के एरिया को बढ़ाते हैं। ये भी, इसका भी काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। स्टमक के अंदर की दीवार पे है, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार पे है, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। इंटेस्टाइन के अंदर की दीवार एब्जॉर्प्शन में भी मदद करती है, जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्प्शन करने में ये माइक्रोविलाई मदद करते हैं, अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इतना ध्यान रखना। फिर हमने बताया, देखो सिंपल तीन तरह का हो गया, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर। क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनर दो तरह के हैं, कौन कौन से? सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। जो सिलिएटेड एपिथेलियम हमने बताया तुम्हें, सिलिएटेड एपिथेलियम में ये तुम्हारा हॉलो ऑर्गन के अंदर की दीवार पे है, जैसे ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर की दीवार पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर की दीवार पे, ये किसी पार्टिकल या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराता है। ग्लैंड्यूलर, सिलिएटेड के बाद ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जो होता है तुम्हारा, इसमें ये सिक्रीशन के लिए बना होता है केवल। इसमें दो तरह की ग्लैंड्स बताया, यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये मल्टी सेलुलर होती हैं और ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। फिर हमने तुमको बताया ये जो ग्लैंड्स होती हैं यानी ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कह लो, ये दो तरह का है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट के जरिए सिक्रीशन आगे जाते हैं, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती, इसके सिक्रीशन सीधे ब्लड में आते हैं। हार्मोन के अलावा सारी सी चीजों का सिक्रीशन जो हो रहा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं
ये तीन तरह की है, होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। होलोक्राइन में सेबेशियस ग्लैंड, मीरोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड, एपोक्राइन में मेमरी ग्लैंड आते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। अब आता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। एक से ज्यादा लेयर का बना होता है। जब एक से ज्यादा लेयर का बना होता है तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका रोल कम है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए पतला होना जरूरी है, पतला, और पतला होने के लिए एक लेयर चाहिए। इसमें एक से ज्यादा लेयर है तो ये थोड़ा मोटा है। कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज्यादा लेयर होती हैं। ये मोटा है, मोटा होने की वजह से इसके आर पार चीजें नहीं जा सकती, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका कम रोल है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका रोल कम होता है क्योंकि एक से ज्यादा लेयर का बना है, मोटा है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका मेन फंक्शन क्या है? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। इसका मेन फंक्शन होता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। केमिकल स्ट्रेस, रासायन से, किसी भी केमिकल से बचाना। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब चोट वगैरह, रगड़ या चोट। तो ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए होता है। मोटा है तो ये बचाने के लिए होता है, इसका काम होता है बचाना, केमिकल से बचाना और मैकेनिकल से बचाना। ये कहां पाया जाता है इसको समझो पहले। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, हमारे स्किन की सतह पर होता है। ये कंपाउंड एपिथेलियम हमारे स्किन की सतह पे हमें चोट से बचाता है। स्किन की सतह थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इसीलिए कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है, उसमें ज्यादा लेयर होती हैं, तो ये हमें चोट से बचाता है। हमें किससे बचा रहा है? चोट से, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचा रहा है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, हमारे मुख गुहा के अंदर की नम दीवार पे होता है। हमारे मुख गुहा के अंदर की दीवार पर भी है कंपाउंड एपिथेलियम। ये हमें किससे बचाएगा? केमिकल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस। कैसे? अरे कितना लोग पान मसाला खाते हो, पान मसाला में घातक केमिकल्स होते हैं, और अगर तुम्हारे मुख गुहा के अंदर की दीवार पतली होगी तो वो नुकसान हो जाएगा उसका। तो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर की दीवार कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है, मोटी है। कितने सारे तुम केमिकल्स खाते हो, सुपारी इतनी हार्ड है, वो भी रगड़ खाएगी उससे तुम्हारे मुख गुहा के अंदर की दीवार। तो मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी के अंदर की दीवार मोटी होनी चाहिए, और वो बनी है कंपाउंड एपिथेलियम, एक से ज्यादा लेयर की बनी है। तो बहुत सारी चीजें तुम अपने भोजन में, चाउमीन खाते हो, उसमें तमाम तरह के सॉस होते हैं, एसिटिक एसिड होता है, व्हाइट विनेगर, ये तो सिंथेटिक एसिड ही होता है सब, और इतने सारे केमिकल डाल रहे हो तुम उसके अंदर, तो तुम्हारे मुख गुहा की दीवार थोड़ी मोटी होनी चाहिए, और इसी वजह से वो कंपाउंड एपिथेलियम की बनी। क्या है? तो कंपाउंड एपिथेलियम तुम्हारा कहां है? बक्कल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस, यानी मुख गुहा के अंदर की नम सतह पर है। तुम्हें बचाएगा तमाम तरह के केमिकल्स और मैकेनिकल यानी रगड़ वगैरह से। ये फेरिंक्स के अंदर की दीवार पे है, तुम्हारे गले में होता है फेरिंक्स। अरे कितनी चीजें तुम निगल के खाते हो, रगड़ के भोजन जाता है फेरिंक्स से। फेरिंक्स से भोजन ऐसे रगड़ करके जा रहा है, तो वहां पे कैसा एपिथेलियम चाहिए उसकी दीवार पे? तो फेरिंक्स की दीवार पर थोड़ा मोटा एपिथेलियम चाहिए, यानी कंपाउंड एपिथेलियम चाहिए। कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये फेरिंक्स की दीवार पे है, तुम जो भोजन वगैरह खाते हो वो रगड़ के जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसकी फेरिंक्स की दीवार थोड़ी मोटी होती है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है, यानी एक से ज्यादा लेयर की, एक से ज्यादा लेयर की। और देखो, डक्ट ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर की दीवार पे है। सलाइवरी ग्लैंड एक नलिका है, इसके अंदर से सलाइवा गुजरता है, तो सलाइवरी डक्ट एक तरह की नलिका है, इसके अंदर सलाइवा गुजरता है। तो सलाइवरी डक्ट के अंदर की दीवार भी किसकी बनी है? सिंपल एपिथेलियम की नहीं बनी है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है। कंपाउंड एपिथेलियम की होने से क्या है? अरे इस सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम वगैरह होते हैं, सलाइवा में लाइसोजाइम होते हैं। अगर सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट के अंदर की दीवार
अगर पतली होगी तो ये लाइसोजाइम उसको खराब कर देंगे। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम, तो कंपाउंड एपिथेलियम कहां मिल रहा है? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट की अंदर की दीवार। इनर लाइनिंग का मतलब अंदर की दीवार। सिंपल एपिथेलियम की नहीं है, कंपाउंड की है। सलाइवा के अंदर, क्योंकि यहां से सलाइवा गुजरना है, सलाइवा में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं जैसे लाइसोजाइम, तो अंदर की दीवार मजबूत होनी चाहिए। ये पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, अग्न्याशय पैनक्रियास, पैनक्रियास से आता है पैनक्रियाटिक जूस, आता है पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर की दीवार भी बढ़िया होनी चाहिए, मोटी, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो अंदर की दीवार को खराब ना कर दे। अगर पतली होगी तो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर की दीवार भी कैसी है? मोटी है। कौन से एपिथेलियम की बनी होगी? कंपाउंड। देखो एपिथेलियम हमेशा दीवारों पे होता है, दो तरह का हो सकता है, सिंपल या कंपाउंड। तो कंपाउंड एपिथेलियम वहां पाया जाएगा जहां पर केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना होगा, जहां से केमिकल गुजरेंगे या कोई चोट का खतरा है, रगड़ का खतरा है, वहां पर होता है ये। तो मेन फंक्शन फिर से देखो, कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? ये एक से ज्यादा लेयर का बना होता है, और एक से ज्यादा लेयर का होने की वजह से इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में उतना रोल नहीं होता। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए पतली चाहिए लेयर, वो सिंपल एपिथेलियम करते हैं। कौन करते हैं? सिंपल एपिथेलियम। ये मोटा होता है, तो मोटा होने से क्या ही करता है? इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? ये आ सकता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये तमाम तरह के केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है, बहुत सारे रसायन और रगड़ वगैरह से बचाता है। तो कहां कहां रगड़ और रसायन का खतरा है? ये हमारी स्किन के ऊपर होता है, स्किन की कवरिंग बनाता है, तो हमें मैकेनिकल स्ट्रेस से हम बच रहे हैं, चोट वगैरह से। ये हमारे बक्कल कैविटी के अंदर की दीवार पे पाया जाता है, तमाम तरह के केमिकल्स और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है। ये फेरिंक्स की दीवार पे होता है, फेरिंक्स की दीवार भी मजबूत होने चाहिए, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी है, तो वहां पर भी ढेर सारे केमिकल गुजरते हैं और वहां पर भी रगड़ लगती है, भोजन जो निगल रहे हैं तो रगड़ के जाएगा, तो उसकी दीवार मोटी होनी चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट के अंदर की दीवार पे भी ये पाया जाता है, क्योंकि वहां से सलाइवा गुजरता है, उसमें लाइसोजाइम है, उससे बचाना है। और पैनक्रियाटिक डक्ट के दीवार अंदर की दीवार पे भी होता है, क्योंकि वहां से पैनक्रियाटिक जूस गुजरेगा और उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मटेरियल। एपिथेलियम की जो कोशिकाएं करीब करीब होती हैं और बीच में बहुत कम होता है इंटरसेल्यूलर मटेरियल। ये पहले भी लाइन आ चुकी है। एपिथेलियम की तो पहचान ही है, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती है और बहुत ही कम होता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर मटेरियल कम पाया जाता है। ये आएगा सेल जंक्शंस आर फाउंड इन बिटवीन दी सेल्स। सेल जंक्शंस इनमें पाए जाते हैं, दो एनिमल सेल के बीच में पाए जाते हैं सेल जंक्शंस। ये देखो, ये एक एनिमल सेल है, दो एनिमल सेल के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन एपिथेलियम ध्यान रखना, एपिथेलियल टिश्यू की दो सेल्स के बीच में क्या मिलेंगे तुम्हें? एपिथेलियल टिश्यू की दो सेल्स के बीच में मिलेंगे तुम्हें सेल जंक्शंस। दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बन जाते हैं। सेल जंक्शंस, एक सेल ये हो गई सेल 1 और एक सेल ये हो गई सेल 2। दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं सेल जंक्शंस, लेकिन सेल जंक्शंस कॉमनली एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। ये आ चुका है सवाल। बाकी कुछ और टिश्यूज में भी पाए जाते हैं जो हम आगे बताएंगे, लेकिन सेल जंक्शंस कौन से टिश्यू में कॉमन है? सेल जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में कॉमन है, यानी कंपाउंड एपिथेलियम में।
एपिथेलियल टिश्यू के कंपाउंड एपिथेलियम में कोशिकाओं के बीच में क्या नजर आते हैं? दो कोशिकाओं के बीच में सेल जंक्शंस नजर आते हैं। सेल जंक्शंस में 3 एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, तुम 3 ही याद करो। जो 3 एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, पहले है टाइट जंक्शंस। क्या है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शंस होते क्या है? ये दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर जाती है, ये है टाइट जंक्शन। इनको जोना ऑक्ल्यूडेंस भी कहते हैं, जोना ऑक्ल्यूडेंस या जोन्यूला ऑक्ल्यूडेंस, मत याद करो। टाइट जंक्शंस है, दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गई, उससे बन गए। ये लीकेज से बचाते हैं, कोशिकाओं में किसी तरह का लीकेज ना हो, तो सेल से कोई चीज लीक ना हो, लीक, तो ये लीकेज से बचाते हैं। तो इनका काम क्या हो गया? प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज। ये लीकेज से बचाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज, ये लीकेज से बचाते हैं। दूसरे आते हैं, दूसरे वाले सेल जंक्शन जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो अडहियरिंग जंक्शन है। अडहियर का मतलब होता है पकड़ लेना, चिपक जाना। अडहियरिंग जंक्शन, इसमें डेस्मोसोम्स आते हैं। अडहियरिंग जंक्शंस में तरह तरह के डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। ये है अडहियरिंग जंक्शन। जैसे दो सेल के बीच में वेल्डिंग कर दी गई, वेल्ड कर दी गई, दो सेल को आपस में वेल्डिंग जैसा चिपका दिया गया, वेल्डिंग कर दी गई। इनमें कुछ फाइब्रिल भी नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं टोनोफाइब्रिल। दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे वेल्डिंग कर दी गई, वेल्डिंग चिपका दिया गया है, तो ये दो सेल को चिपकाने में मदद करते हैं। इधर से खींच के आसानी, तुम इधर से खींचो इसको, तुम इधर से खींचो, ये दोनों सेल आसानी से अलग नहीं होती हैं। इन्हीं की वजह से अडहियरिंग जंक्शन दो सेल को मजबूती से चिपका देते हैं, दो सेल को मजबूती से अडहियर करा देते हैं, चिपका देते हैं। अडहियरिंग जंक्शन टू अडहियर सेल्स, इनका फंक्शन हो गया कोशिकाओं को आपस में चिपका देना, जिससे ये कोशिकाएं मजबूती से एक दूसरे में चिपक जाती हैं। कोशिकाएं मजबूती से आपस में चिपक जाती हैं इन्हीं की वजह से। टू अडहियर सेल्स, अडहियर का मतलब चिपकाना, दो सेल्स बहुत मजबूती से आपस में चिपक जाती हैं। तीसरे आते हैं गैप जंक्शंस। तीसरे वाले गैप जंक्शंस कहलाते हैं। ये हैं गैप जंक्शंस। जो गैप जंक्शंस होते हैं, इनका काम होता है बहुत तेजी से आयंस और कुछ दूसरे पदार्थ, बहुत तेजी से आयंस एटसेट्रा और कुछ दूसरे पदार्थ, इन्हीं के जरिए एक सेल से दूसरी सेल में चले जाते हैं और दूसरी सेल से पहले वाली सेल में आते हैं। तो ये रैपिड मूवमेंट कराते हैं आयंस और अदर सब्सटेंसेस का। आयंस वगैरह एक सेल से दूसरी सेल में तेजी से जा सकते हैं, तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे हैं। दो प्लांट सेल के बीच में होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा दो प्लांट सेल को जोड़ देते हैं। एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में जा सकता है, प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में जा सकता है। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे हैं गैप जंक्शन से क्या है, बहुत सारे आयंस और दूसरे पदार्थ रैपिडली, बहुत तेजी से इधर से इधर आ जाएंगे, इधर से इधर चले जाते हैं। तो कौन से टिश्यू में कॉमनली पाए जाते हैं सेल जंक्शंस? तुम कहोगे एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल में कौन से में? कंपाउंड एपि। तो कंपाउंड एपिथेलियम की सेल्स के बीच में यू फाइंड सेल जंक्शंस। ये सेल जंक्शंस होते क्या हैं? दो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं। यहां पर कितने तरह के दिखा रखे हैं एनसीईआरटी ने?
तीन तरह के, टाइट जंक्शंस, अडहियरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। जो टाइट जंक्शंस हैं इनका काम होता है सेल्स के अंदर से कोई चीज लीक ना होने पाए, लीकेज से बचाते हैं। अडहियरिंग जंक्शन दो सेल को आपस में मजबूती से चिपका देते हैं। और गैप जंक्शंस आयंस और दूसरे पदार्थों का रैपिड मूवमेंट कराते हैं। एक सेल से आयंस और दूसरे पदार्थ दूसरी सेल में बहुत तेजी से चले जाते हैं, ये ध्यान रखना। आते हैं तो जंक्शनल सेल जंक्शंस को कहते हैं, इनको एक और नाम है, इनको जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। सेल जंक्शन को हम लोग जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ये दो एनिमल सेल के कंपाउंड एपिथेलियम की सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में कॉमन है, कंपाउंड एपिथेलियम की सेल्स के बीच में नजर आते हैं। टाइट जंक्शंस, अडहियरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। फोटो ले लो या बना लो। तो एक आउटलाइन देखो, क्या क्या देखा तुमने। टोटल 4 तरह के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमने शुरू किया। एपिथेलियल टिश्यू में दो तरह के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम 3 तरह का है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर। क्यूबॉइडल कॉल्यूमनर 2 तरह का है, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर 2 तरह का है। यूनिसेल्यूलर नहीं, ग्लैंड्यूलर 2 तरह का है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में 2 तरह की ग्लैंड्स है। नहीं, ग्लैंड्यूलर टिश्यू 2 तरह का होता है। इसको ऐसे लो, देखो गड़बड़ हो रहा है। सिंपल एपिथेलियम तुम्हारा 3 तरह का है, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉल्यूमनर। क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर 2 तरह का है, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर। सिलिएटेड और ग्लैंड्स 2 तरह की होती है, यूनिसेल्यूलर गॉबलेट सेल और मल्टी सेल्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। मल्टी सेल्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। वैसे ग्लैंड 2 तरह की और होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स के अलावा जो भी सिक्रीशन है वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड करती हैं। अब इधर हार्मोन का सिक्रीशन सीधे ब्लड में आएगा बिना डक के, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन डक्ट में बहते हैं। एक्सोक्राइन में हमने तुम्हें दिखाए थे 3 तरह के, एक्सोक्राइन में होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। होलोक्राइन में सेबेशियस ग्लैंड, मीरोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड और एपोक्राइन में मेमरी ग्लैंड। एपोक्राइन में मेमरी ग्लैंड। इतना बताया। फिर कंपाउंड एपिथेलियम बताया। कंपाउंड एपिथेलियम एक से ज्यादा लेयर का बना है। जब एक से ज्यादा लेयर का है तो ये मोटा होगा, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका रोल कम होता है। ये मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचाता है। तो ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहां पे चोट लगने का, रगड़ का खतरा हो और जहां से केमिकल गुजर रहे हो। तो ये पाया जाता है हमारी स्किन की सरफेस पर, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर की दीवार पर, ये हमारे फेरिंग्स के अंदर की दीवार पर, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट के अंदर की दीवार पर, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर की दीवार पे पाया जाता है, क्योंकि यहां पर केमिकल से और रगड़ से, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना है। सेल्स जो होती हैं ये आपस में चिपकी रहती हैं और सेल्स के बीच में कॉमन होते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन 3 तरह के होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन लीकेज से बचाते हैं, एडहियरिंग जंक्शन दोनों सेल को चिपकाने में मदद करते हैं और गैप जंक्शन रैपिड मूवमेंट कराते हैं आयंस और दूसरे मॉलिक्यूल्स का। सेल जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में कॉमन होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम में, लेकिन दूसरे टिश्यूज में भी होते हैं जो हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर पूछे कॉमनली कहां पाए जाते हैं तो क्या बताओगे? सेल जंक्शंस कॉमनली कहां रिपोर्टेड हैं? कंपाउंड एपिथेलियम की सेल्स में, उनके बीच में पाए जाते। 3 तरह के टाइट जंक्शंस, एडहियरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। किसी भी टिश्यू से कोई चीज लीक ना होने पाए, तो ये टाइट जंक्शंस लीकेज से बचाते हैं।
कोई चीज टिश्यूज या सेल से लीक ना होने पाए। अडहियरिंग जंक्शंस, सीमेंटिंग, दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगा के जोड़ देते हो, अब ईंटों को अलग नहीं कर पाओगे। जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट होती है जोड़ने के लिए, तो अडहियरिंग जंक्शंस भी पड़ोस की कोशिकाओं को जोड़ देते हैं। नेबरिंग सेल्स टुगेदर का मतलब पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में, चिपकाने में मदद करते हैं। नेबरिंग सेल्स यानी पड़ोस की कोशिकाओं को। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शन फैसिलिटेट कहते हैं मदद करते हैं सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में परस्पर संपर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन। ये मदद करते हैं, फैसिलिटेट यानी मदद करते हैं, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दो सेल्स एक दूसरे से संपर्क बनाती हैं। बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ देते हैं। इधर का साइटोप्लाज्म गैप जंक्शन के जरिए इधर आ जाएगा और इधर का साइटोप्लाज्म गैप जंक्शन के जरिए उधर चला जाएगा। तो ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। इनसे फायदा क्या होता है? फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। इनके आर पार जा सकते हैं बहुत तेजी से, रैपिड कहते हैं तेजी से, इनके आर पार तेजी से जा सकते हैं आयंस, छोटे मॉलिक्यूल्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स, तो ये रैपिड मूवमेंट कराते हैं। तो टाइट जंक्शन किससे बचा रहे हैं? टिश्यू से कोई चीज लीक ना होने पाए, लीकेज से बचा रहे हैं। अडहियरिंग जंक्शंस जैसे डेस्मोसोम्स, ये पड़ोस की कोशिकाओं को आपस में चिपकाने में मदद करते हैं। और गैप जंक्शंस आयंस, छोटे मॉलिक्यूल और थोड़े बड़े मॉलिक्यूल, इनका रैपिड मूवमेंट, रैपिड ट्रांसफर कराते हैं। तेजी से ये चीजें एक सेल से दूसरी सेल में चली जाती हैं गैप जंक्शन के जरिए, तो ये ध्यान रखना। तो ये सेल जंक्शंस जो होते हैं कौन से टिश्यूज में कॉमन है? कंपाउंड टिश्यू में कॉमन है। ये तो तुमने सिंपल है, ये तो तुमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना और दोनों टिश्यूज जान लिए, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम, दोनों के बारे में आपने जाना। अब पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही जाहिर है कनेक्टिव टिश्यू ये संयोजी ऊतक, हिंदी में कहेंगे संयोजी, ये चीजों को जोड़ने का काम करता है। जैसे दो ऑर्गन्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे ब्लड आता है, ब्लड, रक्त, तो ब्लड हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ रहा है। ब्लड हमारे हार्ट में भी जाता है, ब्लड हमारे लंग्स में भी जाता है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही होता है, ये संयोजी ऊतक है, दो चीजों को जोड़ते हैं, दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, हमारे शरीर में सब तरफ मौजूद है, पूरे शरीर में पाए जाते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह है, पूरे शरीर में हर जगह पाए जाते हैं, चारों ओर विद्यमान है पूरे शरीर में, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे शरीर में वितरित हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? दे लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन, ये दो ऑर्गन्स को जोड़ते हैं या उनको सपोर्ट भी करते हैं। संयोजी ऊतक नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं, लिंक का मतलब क्या हो गया? जोड़ देते हैं, ये दो ऑर्गन को जोड़ते हैं, ये दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को के अंदर, सारे ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है ब्लड, तो ब्लड सारे ऑर्गन्स को जोड़ रहा है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, उसको मदद भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से टिश्यू है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आता है सवाल। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा चारों तरफ मौजूद है, कौन से टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही जाहिर है, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा?
क्योंकि ये दो ऑर्गन्स या दो टिश्यूज को आपस में जोड़ रहे हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू एंड सम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कार्टिलेज है, बोन है, एडिपोज और ब्लड, ये सब स्पेशल है। हालांकि एडिपोज यहां पर दे तो रखा, लेकिन एडिपोज आएगा तुम्हारा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारे होते हैं दो तरह के, एक तो है सॉफ्ट मुलायम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज है, उपास्थि, इसमें बोन है, हड्डी, एडिपोज यहां पे लिख रखा है, लेकिन एडिपोज को एनसीईआरटी ने सॉफ्ट भी रखा है, और ब्लड यानी रक्त। तो कार्टिलेज, बोन और ब्लड ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में सॉफ्ट वाले मिलते हैं कुछ, और कुछ स्पेशल है। स्पेशल में कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये ध्यान रखना। ब्लड को अगर छोड़ दिया जाए, ध्यान से सुनना, ये आएगा, ब्लड को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं फाइबर्स यानी धागे, और उन धागों को हम लोग कहते हैं कोलेजन या इलास्टिन फाइबर। ब्लड को छोड़ दिया जाए, बाकी कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं, इन सेल्स को कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट, इन सेल्स को कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ब्लड को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, वो एक तरह का धागा सिक्रीट करती हैं, वो एक तरह के धागों का सिक्रीशन श्रावण करती हैं। कौन से धागे बनाती हैं फाइब्रोब्लास्ट? कोलेजन फाइबर, जिन्हें हम इलास्टिन फाइबर भी कहते हैं, कोलेजन या इलास्टिन फाइबर भी कहते हैं। कोलेजन फाइबर को कौन सी सेल सिक्रीट करती है? देखो लिखा है, कोलेजन फाइबर को सिक्रीट करती है फाइब्रोब्लास्ट। कौन सी सेल? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कहां नहीं मिलेंगी? फाइब्रोब्लास्ट ब्लड में नहीं होती, तो ब्लड में ना फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगी, ना ब्लड में कोलेजन फाइबर होते, ना ब्लड में। सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर मिलेंगे, ब्लड को छोड़ के। ब्लड में ना फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, ना ही कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर को कौन सिक्रीट करता है? फाइब्रोब्लास्ट ही सिक्रीट करती हैं। तो ये ब्लड में ना फाइब्रोब्लास्ट मिलती हैं और ना ही कोलेजन फाइबर होते हैं। ये जो कोलेजन फाइबर रहते हैं, इससे फायदा क्या होता है? ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं, ये मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती। ये इनमें इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता। इनको आप ऐसे खींच सकते हो, जैसे रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड को खींच सकते हो, इलास्टिक होता है वो। पैजामे में इलास्टिक डालते हो, खिंच जाती है, तो ये कोलेजन फाइबर ऐसे खिंच जाते हैं, इलास्टिक होते हैं। और ये फ्लेक्सिबल, लचीले भी होते हैं, इनको ऐसे से भी घुमा सकते हो, ये लचीले फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो कोलेजन फाइबर कैसे होते हैं? कोलेजन फाइबर हमको मजबूती देते हैं, हमारे शरीर में खिंचाव पैदा करते हैं, और लचीलापन भी आता है इनकी वजह से। जिस जगह पे पाए जाएंगे ये कोलेजन फाइबर, वहां पे मजबूती देते हैं, उसमें इलास्टिसिटी यानी उसमें खिंचाव रहता है, और उनमें लचीलापन भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या होता है, ये जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, ध्यान से सुनना, ये क्या सिक्रीट करती है? हमने तुम्हें क्या बताया? फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करती है कोलेजन फाइबर। क्या? कोलेजन। कहां नहीं होती? तो ब्लड में ना फाइब्रोब्लास्ट है और ना ही कोलेजन फाइबर, दोनों नहीं पाया जाता। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन फाइबर बनाती हैं। कोलेजन फाइबर मजबूती देते हैं, खिंचाव, इलास्टिसिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, इन सब में। तो जहां कहीं भी पाए जाएंगे, उन हिस्सों को मजबूत बनाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आती है।
अब जरा देखो, ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये केवल कोलेजन फाइबर नहीं सिक्रेट करती, ये और भी चीजें बनाती हैं। ये जो फाइब्रोब्लास्ट है, दीज सेल्स का मतलब फाइब्रोब्लास्ट, ये जो फाइब्रोब्लास्ट होती है बेटा, ये कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी बनाती हैं। ये कोलेजन फाइबर के अलावा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी बनाती हैं। एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिखा, हमने दो लिख दिए हैं, मन करे तो लिख लेना, हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। तो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर तो बनाती है, लेकिन ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भी बनाती हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, इनको भी बनाती हैं फाइब्रोब्लास्ट, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स। ये जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स हैं ये कोशिकाओं के और फाइबर के बीच में जमा हो जाते हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर। ये कोशिकाओं के बीच में यानी फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स के बीच में जमा हो जाते हैं, और ये मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। ये एक मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। फिर से देखो, फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर बनाती हैं, ब्लड में ना फाइब्रोब्लास्ट होती हैं ना ही कोलेजन फाइबर होते हैं। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेंगी और कोलेजन फाइबर भी मिलते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ही कोलेजन फाइबर को बनाती हैं, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट केवल कोलेजन फाइबर नहीं बनाती, ये और चीजें भी सिक्रीट करती हैं। ये क्या क्या सिक्रीट करती हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जैसे हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। तो फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स के अलावा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भी बनाती हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर के बीच में जमा हो जाते हैं। जो सेल्स ऑफ फाइबर के बीच में ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जमा हो जाते हैं और मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं, और मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं। तो चलो फिर से, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक सबसे ज्यादा पूरी बॉडी में है हमारे ये, और सब तरफ है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी बॉडी में चारों तरफ फैला है। इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? क्योंकि ये हमारे डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन को लिंक करता है, जोड़ता है और उनको सपोर्ट करता है। इनमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू आते हैं और कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जैसे कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। ब्लड को छोड़ करके सभी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट यानी ये सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल सिक्रीट करती है कोलेजन या इलास्टिन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है इन फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा सिक्रीट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर ब्लड में नहीं मिलेंगे। कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, टिश्यूज में लचीलापन आ जाएगा, मजबूती आती है, खिंचाव आता है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट होती है ये कोलेजन फाइबर के अलावा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड भी बनाते हैं। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड फाइब्रोब्लास्ट यानी सेल्स, कोलेजन फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर्स, तो ये सेल्स और फाइबर्स के बीच में आके जमा हो जाते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, और मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं, और मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल, ये वाले टाइप्स यहां पे याद रखना। लूज का मतलब ढीले ढाले, यहां पर ढीले ढाले का मतलब बिल्कुल ढीले ढाले है। डेंस का मतलब घने घने। स्पेशल में तो तीन हमने बताया ही है। स्पेशल में कार्टिलेज, बोन और ब्लड, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। लूज कनेक्टिव टिश्यू समझो, इन दोनों में अंतर क्या है? इधर देखो, बिल्कुल सिंपल है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर है ये छितरे होते हैं, दूर दूर। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर दूर दूर होते हैं, छितरे हुए। डेंस में करीब करीब होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर करीब करीब है, तो ये डेंस है, डेंस, घना। तो लूज में क्या है?
फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर दूर दूर हैं, और डेंस में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर करीब करीब है। स्पेशल वाले तो हमने 3 बता ही दिए तुम्हें, वो अलग से पढ़ना है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के हैं? कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। पहले लूज देखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, it has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. Semi-fluid ground substance, ये जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, इनमें सिर्फ इतना ध्यान रखना, सेल्स यानी फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स मतलब कोलेजन फाइबर, ये लूजली हैं, दूर दूर हैं, ढीले ढाले हैं, यानी दूर दूर स्थित हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दूर दूर है। क्या दूर दूर है? अरे क्या दूर दूर है? फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स, ये दूर दूर होते, छितरे हुए, छितरे छितरे हैं, ये मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का होता है, एरियोलर और एडिपोज। तो एरियोलर और एडिपोज ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। एरियोलर और एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये स्किन के नीचे होता है, ये स्किन के नीचे होता है। ये किसके नीचे है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे है, और ये सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है। और ये हर जगह, काफी जगह मौजूद है। तो सबसे ज्यादा जो टिश्यू है वो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे सारे टिश्यू में सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा एरियोलर है। ये स्किन के नीचे है, ये स्किन को मसल से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स, तुम्हारे में लिखा हो सकता हो, कनेक्ट्स स्किन टू मसल्स, लिखा होगा तुम्हारे में। ये स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा होता है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये एपिथेलियम यानी स्किन को सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है, स्किन को सपोर्ट करने के लिए ढांचा तैयार करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट तो होती हैं और कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन 2 चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल। इस टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स के अलावा 2 चीजें और पाई जाती हैं, मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के हैं? कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का है, लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर और सबसे ज्यादा बॉडी में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? एरियोलर। स्किन के नीचे, बीनीथ का मतलब नीचे है, तो स्किन को सपोर्ट कर रहा है। जब स्किन के नीचे तो स्किन को सपोर्ट करता है। स्किन के नीचे एक जाल जैसा बनाता है, फ्रेमवर्क यानी ढांचा तैयार करता है और स्किन को सपोर्ट करता है। ये स्किन को मसल से भी जोड़ता है, स्किन को मसल से भी जोड़ता है, मांसपेशियों से जोड़ता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर तो होते हैं, लेकिन 2 सेल्स अतिरिक्त होती है। कौन कौन सी 2 सेल्स अतिरिक्त हैं? कौन कौन सी 2 सेल्स अतिरिक्त हैं? मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल।
मैक्रोफाजेज और मास्ट सेल। अभी हम दिखाते हैं दोनों का डायग्राम। एडिपोस में कोई खास नहीं है, ये भी स्किन के नीचे है, ये भी टिश्यू स्किन के नीचे होता है एडिपोस, और इसमें फैट जमा होता है, ये स्टोर करता है फैट, चर्बी जमा करता है ये। तो हमारे शरीर में जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जिसको शरीर हमारा तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आलू खाते हो ना, तुम सोचते आलू खा रहे हैं, आलू बहुत ज्यादा खाने से भी चर्बी बनने लगती है। आलू के अंदर होता है स्टार्च। लिवर हमारा बहुत ज्यादा आलू खाओगे या चावल खाओगे, तो डॉक्टर कहता मोटे लोगों को आलू और चावल मना करता है। क्यों? क्योंकि लिवर हमारा आलू और चावल के अंदर जो स्टार्च है उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है। क्या है? फैट होता है। तो हमारे शरीर में तुम ज्यादा भोजन खा रहे हो, तुम तो कहोगे भैया हम तो तेल खा ही नहीं रहे, हम तो आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फिर भी चर्बी कैसे बनती जा रही बॉडी में? हमारे शरीर में जितने एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं तो अक्सर लिवर क्या करता है, उनको फैट में बदल देता है। किसमें? फैट में बदल देता है। तो बहुत ज्यादा आलू चावल मत खाना, प्रोटीन वाला भोजन ज्यादा खाया करो। रोटी खाओ, प्रोटीन है जिसमें, चना खाओ, दालें खाओ, मुर्गा मछली खाओ, अंडा खाओ, नहीं खाते हो तो मत खाओ, सोयाबीन खाओ। छी छी छी, राम राम राम, कितनी गंदी बात है, मास्क कर। तो प्रोटीन ज्यादा खाया करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा एकदम। लेकिन हम लोग को प्रोटीन कम है, रोटी तो हम शायद ना खाएं लेकिन चावल पेट भर के खाते हैं। तो एक्सेस हम लोग न्यूट्रिएंट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी अगर खाएंगे तो फैट में बदल जाता है और जमा हो जाता है कौन से टिश्यू में? एडिपोस टिश्यू में जमा हो जाता है। एडिपोस टिश्यू स्किन के नीचे है, स्टोर करता है फैट। जो अतिरिक्त न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे शरीर में उसको शरीर हमारा फैट में बदल देता है और फैट आके एडिपोस टिश्यू में जमा हो जाता है। एडिपोस टिश्यू के एग्जाम अक्सर स्किन के नीचे मिलेगा, चर्बी की एक लेयर के रूप में। तुम्हें वेल में मिलेगा। वेल देखा तुमने? वेल जो मैमल है, वेल मैमल में स्किन के नीचे एक चर्बी की लेयर पाई जाती, इसे ब्लबर कहते हैं। ब्लबर, ब्लबर जो होती है एक चर्बी की लेयर होती है वेल में। वेल जो मैमल है जिसे मछली कहते हो, उसमें स्किन के नीचे ब्लबर होती है, चर्बी की लेयर। इंसुलेशन का काम करती है, शरीर से गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती। तो चर्बी की लेयर होने से फायदा है। तो अगर तुम्हारे शरीर में भी ऊपर चर्बी की लेयर मोटी है, तुम्हारी बॉडी की हीट बनी रहेगी, गर्मी तुम्हारे शरीर में बनी रहेगी। ऐसे लोगों को कहते हैं कि जाड़ा वाड़ा सर्दी वर्दी कम लगता है, जिनमें ये स्किन के नीचे फैट की लेयर ज्यादा मोटी होती है। कैमल का जो हम्प होता है, ऊंट का जो कुबड़ होता है, ऊंट का कुबड़ देखा होगा। एक व्यक्ति ने ऊंट को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको ये भ्रम था कि ऊंट के कुबड़ के अंदर पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी, क्योंकि वो प्यासा था रेगिस्तान में। उसने ऊंट को मार दिया, जब कुबड़ काटा तो पानी की जगह चर्बी निकली। क्या निकली? वो सब एडिपोस टिश्यू है। क्या है? एडिपोस। उस चर्बी के अंदर पानी होता है, ये अलग बात है, ये ऊंट गला लेता है। ऊंट काफी दिन तक पानी नहीं पीता, रेगिस्तान का जहाज है, एक बार काफी पानी पी लिया बस। जब इसको पानी की जरूरत होती है तो ये अपनी चर्बी को गला लेता है और चर्बी इसकी मेटाबोलाइज हो जाती है और उससे पानी बन जाता है। पानी नहीं होता उसके अंदर। तो ऊंट का हम्प भी है, उसमें चर्बी रहती है, वो एडिपोस टिश्यू है। वेल की खाल के नीचे जो ब्लबर है, चर्बी की लेयर है, वो भी एडिपोस टिश्यू है। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, उन मेमोरी ग्लैंड्स में भी चर्बी होती है, वो भी एडिपोस टिश्यू है। वो भी क्या है? एडिपोस टिश्यू है। जो स्तन ग्रंथियां हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, उनमें भी चर्बी होती है, वो भी एडिपोस टिश्यू है। तो ये ध्यान रखना। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है, एरियोलर और एडिपोस। एरियोलर एडिपोस दोनों ही स्किन के नीचे पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यू सबसे ज्यादा होता है, ये स्किन के नीचे पाया जाता है। तो स्किन को सपोर्ट करता है, उसके नीचे एक फ्रेमवर्क, एक जाल जैसा बनाता है, ढांचा जैसा बनाता है। सबसे ज्यादा यही कनेक्टिव टिश्यू है। ये स्किन को मसल से भी जोड़ता है। लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इसे कहते हैं, सबसे ज्यादा दिखता बॉडी में।
इसमें दो सेल्स अतिरिक्त पाई जाती हैं। कौन सी दो सेल्स? इनमें फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर तो होते ही होते हैं, लेकिन इनमें मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल भी पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू भी स्किन के नीचे होता है और ये फैट को जमा करता है, फैट को जमा करता है। ये देखो, ये है तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर है, एरियोलर स्किन के नीचे होगा, सबसे ज्यादा होता है। इसमें देखो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, चारों चीजें देखो। फाइब्रोब्लास्ट है, बिल्कुल है। फाइब्रोब्लास्ट कौन से फाइबर सिक्रीट कर रही है? कोलेजन फाइबर सिक्रीट करती है, ये भी है। तीसरी चीज है मैक्रोफाजेस है, दिख रही है? ये मैक्रोफाज यानी भक्षण कोशिकाएं। मैक्रोफाजेस को भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। ये फैगोसिटिक है, ये बैक्टीरिया वगैरह को खा जाती है। फैगोसिटिक यानी भक्षण कोशिकाओं जैसी होती हैं। और इधर है मास्ट सेल, इधर कौन सी है? मास्ट सेल। मास्ट सेल सिक्रीट करती है हिस्टामिन। दे सिक्रीट हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जी। जब एलर्जी हो जाती है, जुकाम हो जाता है या स्किन पे दाने वाना निकल आता है, उस समय मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती हैं? हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं ड्यूरिंग एलर्जी। जब हमें कोई एलर्जी होती है तो ये मास्ट सेल सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन। तो इस हिस्टामिन को हटाने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक दवाइयां लेते हैं, जैसे एविल खाते हैं एलर्जी में, सेट्रेजिन खाते हैं, लीवोसेट्रेजिन, सेट्रेजिन। तो जुकाम भी एक तरह की एलर्जी, सेट्रेजिन खाते होगे तुम। तो एविल और सेट्रेजिन जो हिस्टामिन है उसको हटा देती हैं। एलर्जी को कैसे दूर करती हैं? हिस्टामिन को हटा के। एलर्जी के दौरान मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती हैं? हिस्टामिन। इस हिस्टामिन को हटाने के लिए हम कौन सी दवाइयां खाते हैं? एंटी हिस्टामिनिक, एंटी, जैसे सेट्रेजिन, एविल, एलेग्रा, ये सब दवाइयां आती हैं। एडिपोज टिश्यू क्या जमा करता है? फैट। तो इसके पास फैट स्टोरिंग एरिया होते हैं, इनमें ये फैट जमा करता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये तुमने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह का देखा तुमने? ये दो तरह का होता है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू होता है। अब जरा देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर ये बहुत करीब करीब होते हैं। लूज में तो दूर दूर थे और यहां बहुत करीब करीब होते हैं। यहां फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर कैसे हैं? ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दूर दूर थे और यहां कॉम्पैक्टली पैक्ड यानी करीब करीब होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। यहां पर जो कोलेजन फाइबर है इनमें एक रेगुलर पैटर्न नजर आता है, तो ये कहलाते हैं डेंस रेगुलर। और ये उल्टा सीधा पड़े हैं कोलेजन फाइबर, इरेगुलर पैटर्न है, तो ये कहलाते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर होते हैं। तो डेंस रेगुलर का मतलब क्या हुआ? यहां पर जो कोलेजन फाइबर है इनका ओरिएंटेशन फिक्स है। ये कोलेजन फाइबर पैरेलल होते हैं। कैसे है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर एक क्रम में नजर आते हैं, एक डिजाइन दिखता है, इनका ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ये पैरेलल है एक दूसरे के। और डेंस इरेगुलर में इधर उधर है, टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, इनमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। कोलेजन फाइबर्स मिल करके बंडल्स बनाते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे जो कोलेजन फाइबर्स है वो मिल करके बंडल्स बनाते हैं। और कुछ कोलेजन फाइबर बंडल नहीं बना रहे, वैसे भी पड़े हैं। तो कोलेजन फाइबर और उनके बंडल्स पैरेलल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? पैरेलल। तो एक पैटर्न नजर आता है, एक डिजाइन जैसा नजर आता है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में
कोलेजन फाइबर्स और उनके बंडल्स ये पैरेलल अरेंज होते हैं। ओरिएंटेशन कैसा है? पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल है। जबकि डेंस इर्रेगुलर में जो कोलेजन फाइबर के बंडल्स होते हैं वो उल्टा सीधा पड़े होते हैं, कोई इधर पड़ा हुआ कोई उधर पड़ा हुआ है। ये डेंस इर्रेगुलर है। डेंस इर्रेगुलर, इसको इसमें देखो, इसको तुम इसमें देखो इनके डायग्राम में, ये है तुम्हारा डेंस रेगुलर, ये डेंस रेगुलर है, ये डेंस इर्रेगुलर है। इसमें कोलेजन फाइबर मिलके कुछ बंडल भी बनाते हैं, तो कोलेजन फाइबर और उनके बंडल एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक डिजाइन जैसा दिख रहा है। इसमें कोलेजन फाइबर भी एक दूसरे के पैरेलल है और ये जो मिल करके बंडल्स बना रहे हैं वो भी पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल है। यहां पे देखो, इधर डेंस इर्रेगुलर में देखो, ये कोलेजन फाइबर का एक बंडल ऐसे ओरिएंटेड है, एक ऐसे ओरिएंटेड इधर भाग रहा है, एक ऐसे भाग रहा है, तो अलग अलग, एक ऐसे जा रहा है। तो यहां पर कोलेजन फाइबर के बंडल्स ओरिएंटेड डिफरेंटली, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भागा, कोई इधर भागा, कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, कोई तरीका नहीं है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर और उनके बंडल्स एक पैटर्न में होते हैं, पैरेलल ओरिएंटेड है, एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल, तो एक डिजाइन जैसा दिखता है इसमें। लेकिन डेंस इर्रेगुलर में जो कोलेजन फाइबर्स और उनके बंडल्स होते हैं वो उल्टा सीधा पड़े हैं, ओरिएंटेड डिफरेंटली। कोई कोलेजन फाइबर और उसके बंडल इधर भाग रहे हैं, कुछ उधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, तो ये डेंस इर्रेगुलर है, डेंस इर्रेगुलर। तो इतना देखो पहले, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज। कोलेजन फाइबर कतारों में है। किसमें है? कतारों में है। बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स और फाइबर, इन कोलेजन फाइबर के बंडल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं उनके बीच में कतारों में है। कोलेजन फाइबर के बंडल कतारों में है और ये कोलेजन फाइबर मिल करके जो बंडल्स बना रहे हैं वो पैरेलल है। कोलेजन फाइबर के बंडल पैरेलल है और इन बंडल्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर है जो बंडल में नहीं है वो रोज में है, कतारों में है। सिंपल भाषा में समझो, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर कुछ अलग रहते हैं, ये कतारों में है, ये भी पैरेलल है, और कुछ कोलेजन फाइबर मिलके जो बंडल्स बनाते हैं ये भी पैरेलल है। ये सारे बंडल्स भी आपस में, तो कोलेजन फाइबर के बंडल्स और उनके बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो सब पैरेलल होते हैं, कतारों में हैं, लाइन से लगे हुए हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर के जो और उनके जो बंडल्स हैं ओरिएंटेड डिफरेंटली। कोई कोलेजन फाइबर और उसके बंडल इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई तरीका नहीं है। वहां रोज में, कतारों में है। कोलेजन फाइबर रोज में है बिल्कुल तरीके से, और जो बंडल्स है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है, वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। कोलेजन फाइबर के बंडल्स पैरेलल है और उन बंडल्स के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो भी रोज में है, वो भी पैरेलल है। तो वहां पर एक पैटर्न नजर आता है डेंस रेगुलर में। डेंस इरेगुलर में कोलेजन फाइबर और उनके बंडल्स दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, ये उल्टा सीधा पड़े होते हैं। डेंस रेगुलर में दो एग्जांपल याद कर लेना, बहुत पूछे जाते हैं। डेंस रेगुलर में दो एग्जांपल है, टेंडेंस और लिगामेंट। टेंडेंस और, टेंडेंस को ऐसे याद कर लेना, TMB। टेंडेंस जो होते हैं मसल को बोन से जोड़ते हैं, संयोजी ऊतक है ना ये कनेक्टिव टिश्यू, ये मसल को बोन से जोड़ता है, मसल को बोन से। और लिगामेंट्स जो होते हैं LBB, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, ये बोन को, तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं टेंडन्स। जो हमारे बॉडी में नसें वसें दिखती नहीं है, बकरे का पाया वाया खाते हो, भैंसे का खाते हो, नालायक, तो वहां पर टेंडन्स जो होते हैं वो मसल को बोन से जोड़ते हैं, मसल को बोन से जोड़ते हैं।
और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। इसको इस शॉर्ट में याद कर लेना। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट से डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। टेंडन्स जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स यानी मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, टीएमबी। एंड लिगामेंट्स अटैच वन बोन टू अनदर। लिगामेंट्स एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो टेंडन्स किसको जोड़ते हैं? टेंडन्स मसल को बोन से और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर कतारों में होते हैं और जो उनके बंडल्स हैं वो सब पैरेलल है। कैसे हैं? पैरेलल है। एक पैटर्न, एक तरीका दिखता है। लेकिन डेंस इरेगुलर में जो कोलेजन फाइबर के बंडल्स हैं वो उल्टा सीधा पड़े होते हैं, कोई उधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा। डेंस इरेगुलर में देखो, दे हैव फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर मोस्टली कोलेजन। अरे भैया, फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर हर जगह होंगे, ब्लड में नहीं होंगे। ब्लड में सारे कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर। ये टिश्यू भी खाल के नीचे होता है। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज, वो भी स्किन के नीचे होते हैं, ये भी स्किन के नीचे मिलता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहां मिलेगा? ये तुम्हारा स्किन के नीचे मिलेगा। एक बार कनेक्टिव टिश्यू को सिंपल से याद कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया, कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के थे ये बताया। कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल। लूज में हमने 2 तुम्हें बताए, लूज में एरियोलर और एडिपोज। डेंस में 2 बताए, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और स्पेशल में 3 पढ़ाएंगे, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। लूज में 2 देखे तुमने, लूज में तुमने देखा एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर और एडिपोज दोनों ही स्किन के नीचे मिलते हैं। सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू तो एरियोलर है, ये स्किन के नीचे होगा, स्किन के नीचे एक फ्रेमवर्क तैयार करता है और स्किन को मसल से जोड़ता है। सबसे ज्यादा टिश्यू यही होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर के अलावा 2 चीजें और हैं। क्या 2 चीजें होती है लूज एरियोलर में? मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल। मैक्रोफाजेस और एडिपोज टिश्यू, ये भी स्किन के नीचे है। जो हमारे शरीर के एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है वो एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में जमा हो जाते हैं। ये वाला कौन सा है? ये कौन सा टिश्यू है? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज्यादा है, स्किन के नीचे है। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर के अलावा मैक्रोफाज भी है और मास्ट सेल भी है। एडिपोज एक्सेस न्यूट्रिएंट को फैट के रूप में जमा कर लेता है, स्किन के नीचे ये भी होता है एडिपोज। फिर हमने तुमको बताया लूज के बाद डेंस। डेंस में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स करीब करीब होते हैं, तो हो गया डेंस। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर दूर दूर है। लूज 2 तरह का है, एरियोलर और एडिपोज। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर दूर दूर होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर करीब करीब होते हैं, लेकिन ये 2 तरह का है, रेगुलर और डेंस। रेगुलर में जो कोलेजन फाइबर और उनके बंडल एक तरीके से लगे होते हैं, पैरेलल होते हैं, रोज में कतारों में दिखते हैं। और डेंस इरेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं या उनके बंडल्स जो होते हैं वो उल्टा सीधा पड़े होते हैं, ओरिएंटेड डिफरेंटली। डेंस रेगुलर में हमने 2 तुमको बताइए, याद कर लेना, टेंडेंस और लिगामेंट। टेंडेंस मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ते हैं। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये स्किन के नीचे मिलता है, ये स्किन के नीचे मिलता है।